तो तीसरी एपिसोड के स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स मिकल को देखते हैं जो कि समहाउ टाइम ट्रैवल करके 1986 में पहुंच गया है और वो वहां अपने ही परिवार के लोगों से मिलता है जो कि 33 इयर्स यंग थे। कोई भी मिकल को पहचान नहीं रहा था क्योंकि 1986 में तो मिकल का जन्म भी नहीं हुआ था और मिकल खुद इन बातों से एकदम कंफ्यूज था। मिकल फौरन यहाँ से भागकर अपने स्कूल की तरफ जाता है जहाँ उसे अपनी माँ कैथरीना दिखती है। जस्ट दैट कैथरीना 33 इयर्स यंग थी और वो अभी एक स्कूल स्टूडेंट ही थी। कैथरीना और हैना फ्रेंड्स थे और कैथरीना अल्रिक को डेट कर रही थी। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हैना सीक्रेटली अल्रिक को पसंद करती थी और वो थोड़ी ईविल टाइप की लड़की थी। एनीवेज मिकल वॉज स्टिल कंफ्यूज और वो दोबारा भागकर पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसके हिसाब से उसके डैड अल्रिक काम करते हैं। लेकिन दोस्तों ये साल 1986 था और यहाँ पुलिसमैन थे इगॉन टीडमैन जो कि यंग अल्रिक से नफरत करते थे। इगॉन के हिसाब से मैड्स के गायब होने में उसके भाई अल्रिक का ही हाथ है और उन्हें शहर में हो रहे अजीब घटनाओं के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ हम व्यूअर्स 1986 में हुए कुछ इंसिडेंट्स को देख पाते हैं जो कि थोड़ी अजीब थी, जैसे कि एक फील्ड में 33 शीप्स एक साथ मारे गए थे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता लगता है कि इन सारे शीप्स की ईयर ड्रम्स फटी हुई थी। इसके अलावा 1986 में भी लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और आसमान से कई मृत पंछी जमीन पे गिर रहे थे। दूसरी तरफ हम ये क्लॉडिया टीडमैन को देखते हैं जो कि इगॉन की बेटी थी और क्लॉडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की न्यू बॉस थी। क्लॉडिया एक बहुत ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन क्लॉडिया की बेटी रेजिना हमेशा स्केयर और डिप्रेस दिखती थी। एनीवेज कमिंग बैक टू द स्टोरी, मिकल पुलिस स्टेशन में इगॉन को बोलता है कि अल्रिक उसके पिता हैं और इगॉन को लगता है कि ये कोई प्रैंक है जो कि अल्रिक ने उस पर प्ले किया है। अब चूंकि मिकल थोड़ा चोटिल था, इगॉन हॉस्पिटल कॉल करते हैं ताकि मिकल का ख्याल रखा जा सके और वो खुद अल्रिक को डांटने के लिए जाते हैं। अब दोस्तों हॉस्पिटल में आइनेस कैनवर्ल्ड एक नर्स थी जिसकी अपनी खुद की फैमिली नहीं थी। आइनेस मिकल को ट्रीटमेंट देती है और वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन मिकल आइनेस के सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मिकल शायद एकदम शॉक्ड स्टेट में था और वो फाइनली बोलता है कि वो फ्यूचर से आया है। अब ऑब्वियसली आइनेस को ये बात अजीब लगती है और वो इस बात को हल्के में लेती है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स क्लॉडिया को देख पाते हैं और क्लॉडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की बॉस बनने के बाद अपनी फर्स्ट डे के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। हेल्गे डॉपलर जो कि पावर प्लांट ओनर का बेटा था, वो क्लॉडिया को एक बुक गिफ्ट करता है जिसका नाम था ट्रैवल थ्रू टाइम। अब जिस तरह 2019 में अल्रिक और हैना के बीच अफेयर चल रहा था, ठीक उसी प्रकार 1986 में अल्रिक के डैड ट्रॉन्टे और क्लॉडिया के बीच में अफेयर था। तो काम करते वक्त क्लॉडिया पावर प्लांट्स के रिपोर्ट में कुछ ढूंढ निकालती है विच वॉज क्वाइट शॉकिंग और वो ये बात पावर प्लांट ओनर बर्न डॉपलर से डिस्कस करती है। बर्न का कहना था कि क्लॉडिया को ये बात सबसे छुपानी होगी और वो क्लॉडिया को एक अनजान लोकेशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं जहां थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स थे। अब दोस्तों इस सीरीज़ के सीज़न 1 में इस बैरल्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन मेरा मानना है कि इन बैरल्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट का न्यूक्लियर वेस्ट है और इस वेस्ट के बारे में टाउन के लोगों को कुछ पता नहीं है। यहाँ सीन चेंज होके वापस हॉस्पिटल की तरफ आती है जहाँ हम व्यूअर्स मिकल को हॉस्पिटल से भागते हुए देख पाते हैं। मिकल यहाँ से भागकर वापस केव्स की ओर जाता है क्योंकि उसे अपने रियल घर जाना था, लेकिन मिकल यहाँ ठोकर खा के गिर जाता है। दूसरी तरफ 2019 में अल्रिक अपने बेटे मिकल को सेम केव में खोज रहे थे और वो पावर प्लांट की डोर को तोड़ रहे थे। इस सीन में हम व्यूअर्स मिकल एंड अल्रिक दोनों को देख पाते हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही थे। जस्ट दैट मिकल 1986 में था एंड अल्रिक 2019 में थे। इन सब के अलावा हम व्यूअर्स छोटी शॉर्टले को भी देख पाते हैं जो कि अक्सर मरे हुए बर्ड्स को कलेक्ट करती थी। थर्ड एपिसोड के लास्ट में हम व्यूअर्स एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो कि किसी मशीन पे काम कर रहा था और ये मशीन ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसा हमने 2019 वाले टाइमलाइन में एक स्ट्रेंजर के रूम में देखा था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक टाइम मशीन थी। एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फोर्थ एपिसोड की कहानी प्रेजेंट यानी कि 2019 में शुरू होती है जहां हम व्यूअर्स विंडन शहर के लोगों को थोड़ा सतर्क होते देखते हैं क्योंकि हाल में ही इस शहर से एरिक और मिकल नामक बच्चे गायब हो चुके हैं। एरिक को हमने एक स्ट्रेंज ब्लू रूम में देखा था और मिकल तो 1986 में टाइम ट्रैवल करके पहुंच चुका है। इसके अलावा विंडन शहर में एक अनजान बच्चे की लाश भी मिली थी और कोई अब तक इस लाश की डिटेल्स नहीं जान पाया था।
Amidst all this chaos, हम व्यूअर्स डॉपलर फैमिली को काफ़ी करीब से देख पाते हैं, जहां हेल्गे डॉपलर एकदम डिस्टर्ब दिख रहे थे। वो बार बार जंगलों की तरफ भागते थे और उनका यही कहना था कि वो किसी को रोकना चाहते हैं। दूसरी तरफ हेल्गे का बेटा पीटर डॉपलर अपनी बीवी शॉर्ले से कुछ छुपा रहा था और आगे की कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि पीटर और शॉर्ले की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। इसकी वजह ये थी कि कुछ सालों पहले से पीटर लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और इस बात से शॉर्ले काफ़ी अपसेट थी। इनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ, और दोनों बच्चों में से एलिजाबेथ डम्ब और डेफ थी, यानी कि ना तो एलिजाबेथ बोल पाती थी ना ही वो सुन पाती थी। अब दोस्तों, शहर में 2 बच्चों के गायब होने के कारण शॉर्ले अपनी बेटी एलिजाबेथ को खुद स्कूल ड्रॉप करती थी और स्कूल में एलिजाबेथ का एक क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम यासिन था। एलिजाबेथ को ड्रॉप करने के बाद शॉर्ले शहर में मिले मृत पंछियों पर रिसर्च करती है और उन्हें पता चलता है कि इन पंछियों के भी ईयर ड्रम्स फट चुके थे। इसके अलावा इन पंछियों के शरीर पे कुछ वाइट स्पॉट्स थे जो कि किसी तरह के म्यूटेशन को सिग्निफाई कर रहे थे। अपने तहकीकात के दौरान शॉर्ले रोड पे लगे सीसीटीवी कैम्स के उस वक्त की फुटेज चेक करती है जब मिकेल गायब हुआ था, और एक फुटेज में उन्हें अपना हस्बैंड पीटर कार में जाते हुए दिखता है। इस फुटेज को देखकर शॉर्ले को पीटर पे और भी शक होता है और अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए शॉर्ले जंगलों में एक केबिन की तरफ बढ़ती है जिसको डॉपलर्स कई जनरेशन से ओन करते थे। इस केबिन में उन्हें रेड सॉइल मिलती है एंड दिस वाज स्ट्रेंज, क्योंकि विंडन शहर में फ़िलहाल तो रेड सॉइल कहीं नहीं थी। छानबीन करते वक्त ही शॉर्ले को पावर प्लांट से कॉल आती है और इस कॉल में उन्हें पता चलता है कि अल्ड्रिक बिना परमिशन पावर प्लांट की फेंसिंग को जंप करके अपने बेटे मिकल को पावर प्लांट के अंदर ढूंढ रहे थे। शॉर्ले अल्ड्रिक को वहाँ से पिकअप करने जाती है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स जॉनस को देखते हैं जो अपने डैड के रूम में मिली मैप्स को स्टडी कर रहा था और वो इस मैप को फॉलो करते हुए विंडन केव्स के अंदर जाता है। इस सीन के दौरान हम होडी वाले स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि जॉनस पे नज़र रख रहा था और केव्स के अंदर जॉनस को कुछ खास नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो घर वापस आ जाता है। जब जॉनस सोने जाता है तो वो स्ट्रेंजर जॉनस के कमरे में आकर उसके मैप पे कुछ क्लू लिखकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सीन चेंज होकर एलिजाबेथ पे फोकस करती है जो कि अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद अपने पेरेंट्स के आने का वेट कर रही थी। किसी के न आने की वजह से वो पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है और इसके ठीक कुछ देर बाद उसके पिता पीटर डॉपलर उसे पिक करने स्कूल से आते हैं। अब ऑब्वियसली एलिजाबेथ यहाँ नहीं थी और पीटर को लगता है कि उसकी बेटी भी और बच्चों की तरह गायब हो गई है, इसीलिए वो तुरंत ही शॉर्ले को फ़ोन करते हैं और सभी लोग मिलकर एलिजाबेथ को ढूंढना शुरू करते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद एलिजाबेथ नहीं मिलती है, लेकिन देर रात अचानक वो अपने घर वापस आ जाती है। पूछताछ करने पर एलिजाबेथ का कहना था कि वो पैदल घर वापस आ रही थी जब उसे रास्ते में एक अनजान शख्स मिला जिसका नाम नोआ था। नोआ ने एलिजाबेथ को एक वॉच दिया था और ये वॉच असल में शॉर्ले की थी जो कि कई साल पहले ही गुम हो चुकी थी। अब दोस्तों, यहाँ हमें नोआ के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है, लाइक वो कौन है, कहाँ से आया है और उसके पास शॉर्ले की पुरानी वॉच कैसे थी। एनीवेज, कहानी आगे बढ़ती है जहाँ हम शॉर्ले की बेटी फ्रांसिस्का को मैग्नस नील्सन के साथ हुकअप करते देखते हैं और आगे की कुछ सीन्स में हमें हेल्गे डॉपलर भी देखने को मिलते हैं जो कि अपने डॉक्टर से किसी नोआ को रोकने की बात कर रहे थे। 4th एपिसोड की फाइनल सीन में हम व्यूअर्स एक हुडेड इंसान को देखते हैं जो कि छोटे यासीन को उठाकर ले जाने आया था और इस इंसान का कहना था कि उसे नोआ ने भेजा है।